द ब्लाइंड वॉच मेकर, एक ऐसी किताब जो कि रिचर्ड डॉकिंस को लिखनी पड़ी द सेल्फिश जीन के बाद, क्योंकि द सेल्फिश जीन जो किताब थी उसको पढ़ने के बाद, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी ना हो, सिर्फ टाइटल देख के अंदाज़ा लगा लिया किस बारे में होगी। उन्होंने देखा भाई द सेल्फिश जीन, इसका मतलब जीन जो होता है वो सेल्फिश होता है, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म भी सेल्फिश होता है, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, तो इवोल्यूशन भी सेल्फिश है। तो बहुत सारे लोगों ने ना इसको गलत समझ लिया, क्योंकि उन्होंने जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था इवोल्यूशन को क्या होता है, कि जीन किस तरीके से हमें ऐसा व्हीकल यूज़ करता है। लेकिन लोग हैं भाई, मासेस हैं, उनकी IQ पता ही है, तो उनको एक कारण तो ये था ये बुक इसलिए लिखनी पड़ी। दूसरा ये था कि क्रिएशनिस्ट वगैरह जो थे, जो कि इवोल्यूशन को नहीं मानते थे, वो भी एकदम हवाबाजी कर रहे थे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें कैसे आ जाएगी भाई, कोई डिज़ाइनर होगा, कोई गॉड होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें, अब DNA उठा के देख लो यार कितना कॉम्प्लेक्स है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल उठा के देख लो कितना कॉम्प्लेक्स है, कैसे हो सकता है ये। इवन कोई भी देखेगा तो सिंपल सी बात है, उसके दिमाग में यही आएगा कि भाई एक इंटेंट रहा होगा, एक पर्पस रहा होगा, तभी बनाया गया इस चीज़ को। तो इस चीज़ का जवाब देने के लिए भी रिचर्ड डॉकिंस ने किताब लिखी, और कितना खूबसूरत नाम चूज़ किया, द ब्लाइंड वॉच मेकर। टाइम में 2000 साल पहले चले जाते हैं, जब घड़ी वड़ी नहीं बनी थी, ठीक है, और मान के चलो तुम थे और किसी कबीले के वो हो, राजा हो, ठीक है, और घूम रहे हो, हंट वंट करने निकले हो, एकदम से तुम्हें कोई शाइनी चीज़ नज़र आती है, तुम उठाते हो और देखते हो यार इसमें कुछ ना अजीब चीज़ लिखी हुई है, सुई घूम रही है एक, फिर तुम उसको खोल के देखते हो तो उसमें देखते हो गियर्स वगैरह है, स्प्रिंग्स वगैरह है, बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, तुम्हारा दिमाग हिल गया है भाई ये क्या चीज़ है। तुम उसको देख के ये बोलते हो यार ये नेचुरल चीज़ तो नहीं लग रही है, मतलब ना तो ये पत्थर लग रहा है, ना ये पेड़ पौधा है, क्या है क्या ये, इसका मतलब इसको किसी ने बनाया होगा। सेम वैसा ही कुछ होता है हमारे साथ भी, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को देखते हैं हमें लगता है इसको किसी ने बनाया होगा। रिचर्ड डॉकिंस ने कहा कि देखो वॉच मेकर तो है पर वो ब्लाइंड है, और कौन सा वॉच मेकर, वो गॉड की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे इवोल्यूशन है वो वॉच मेकर, नेचुरल सिलेक्शन है वो वॉच मेकर, और वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब उसका कोई इंटेंट नहीं है, उसको पता नहीं है एंड गोल क्या है, वो बस एक एक स्टेप लेता है एक वक्त में, और जहां जा रहा होता है जाता है। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि भाई जब धरती बनी थी 400 करोड़ साल पहले, तब धरती का माहौल ना थोड़ा अलग था, ओजोन लेयर उतनी अच्छी तरीके से बनी नहीं थी, तो यूवी रेज भयंकर लेवल पे पड़ती थी, बिजली गिरती रहती थी, खूब बारिश होती रहती थी, समुद्र था भाई, और मीटियोर्स वगैरह गिरते रहते थे, एस्ट्रॉइड वगैरह गिरते रहते थे, गैस अलग अलग तरीके की थी, उतनी ऑक्सीजन नहीं थी, अमोनिया था, मीथेन था, हाइड्रोजन था, वाटर वेपर था, ये सब कुछ था। तो इसके कारण क्या हुआ, जो समुद्र है ना वो एक सूप बन गया, जिसको कहते हैं प्रीमोडियल सूप। ये वो वाला सूप नहीं है जो तुम खाते पीते हो। अब इस प्रीमोडियल सूप के अंदर एक कमाल की चीज़ हो रही थी, मॉलिक्यूल्स टूट रहे थे, बन रहे थे, जुड़ रहे थे, असेंबल हो रहे थे, और एक खेल हो रहा था, रॉ मटेरियल बन रहा था लाइफ का, जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। कहा जाता है कि जो RNA मॉलिक्यूल था, RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वो पहला मॉलिक्यूल था जो रेप्लिकेट करता था, लेकिन रेप्लिकेट करते वक्त ना सेम कॉपी नहीं बनती थी एग्जैक्ट, कुछ गड़बड़ हो जाती थी उसमें, एक वेरिएशन आ जाता था, एक म्यूटेशन आ जाता था। लेकिन उस म्यूटेशन के कारण, उस वेरिएशन के कारण, या तो वो जो मॉलिक्यूल है उसको फ़ायदा मिलता था उस एनवायरनमेंट में, या नहीं मिलता था। जिनको फ़ायदा मिलता था वो रह जाते थे, फिर अपने आप को रेप्लिकेट करते थे, तो ऐसे चलता रहा सिलसिला। तो इवोल्यूशन ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस चुटकी बजाई और हो गया। म्यूटेशन ने अगर ऑर्गेनिज्म को एक बेनिफिट दिया, एक एडवांटेज दिया उस एनवायरनमेंट में, वो सर्वाइव करता है, फिर जाके अपने बच्चे पैदा करता है, और वही जीन्स पास ऑन होते रहते हैं आगे। और कोई इंटेंट नहीं होता कि भाई हमें तो ये चिंपांजी बनाना है, या गोरिल्ला बनाना है, या लिजार्ड बनाना है, नहीं। सिंपल सा सीन होता है, वो म्यूटेशन क्या करने वाला है वो डिपेंड करता है उस एनवायरनमेंट पे भी। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहे होंगे जो खत्म हो गए होंगे भाई, हमें पता तक नहीं चला। जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, कोई वेरिएशन आया कोई, और उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो ठीक नहीं था, चले गए। जितनी भी स्पीसीज आज प्लानिट पे है वो लकी है भाई, क्योंकि एल्गोरिथम ने उनके फेवर में कुछ किया। दूसरा, उन्होंने रेफ्यूट किया बहुत सारे एनालॉजी को जो यूज़ करते हैं क्रिएशनिस्ट, ये दिखाने के लिए कि इवोल्यूशन देखो भाई नहीं कर सकता ऐसा कुछ, इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं क्रिएट कर सकता। जैसे कि क्रिएशनिस्ट वगैरह जो है वो बोइंग 747 का एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि एक स्क्रैप यार्ड है, मान के चलो स्क्रैप यार्ड जानते हो ना, जहाँ पे स्क्रैप्स वगैरह पड़े रहते हैं ऐसे ही, तो वहाँ पे ना बोइंग 747 एक एयरप्लेन है, उसके स्क्रैप्स पड़े हुए हैं। टोर्नेडो ना आता है बहुत भयंकर लेवल का, और वहाँ से गुजरता है। उस टोर्नेडो के घूमने से उस बोइंग 747 के जितने भी पार्ट्स हैं वो असेंबल होकर पूरा बन जाते हैं एक बोइंग 747 एयरप्लेन। अजीब लग रहा है ना सुनने में जितने कम चांसेस इस चीज़ के हैं कि एक टोर्नेडो उस बोइंग 747 को असेंबल कर दे, उससे भी कम चांसेस हैं कि आप और मैं अपने आप आ गए, यूं ही आ गए। तो क्रिएशनिस्ट कहते हैं देखो गॉड नहीं बनाया होगा, ये हो ही नहीं सकता, इवोल्यूशन की बस की बात नहीं है। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं देखो बहुत सारी चीज़ मिस कर देते हैं लोग यहाँ पर जब वो एनालॉजी देते हैं। एक तो बचकानी एनालॉजी है बहुत ही है। वो कहते हैं कि टोर्नेडो जो है
वो टोटल केओस है, वो केओस को रिप्रेजेंट कर रहा है कम्प्लीटली। लेकिन इवोल्यूशन जो है ना वो कम्प्लीटली रैंडम नहीं है, कम्प्लीटली केओस नहीं है। हाँ, जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो कम्प्लीटली रैंडम है भाई, अब ऐसा ही हो रहा है, कुछ नहीं पता भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन उस म्यूटेशन के कारण जो एडेप्टेशन होगी वो नॉन रैंडम है भाई। क्या पता एक म्यूटेशन के कारण जो जानवर है उसको एक ऐसा रंग मिल जाए जिसके कारण वो घास में छुप पाए, तो भाई बल्ले बल्ले हो गई उसकी। तो क्या पता वो हंट कर पाए अच्छे से या फिर वो प्रेडेटर से बच पाए। तो वो तो केओस था म्यूटेशन, लेकिन ये नॉन रैंडम है। जो चेंज आया, जो एडेप्टेशन मिली उसको, जो फायदा मिला। और दूसरी चीज ये मिस करते हैं कि टोर्नेडो एक ही बार गया बस यहाँ से और असेंबल करके चला गया। लेकिन इवोल्यूशन ऐसा नहीं करता है, वो एक सिंगल स्टेप लेके नहीं कराता कि भाई आज लाइफ हुई और बूम बन गया एक ऑर्गेनिज्म। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बिलियन साल लगे हैं भाई, करोड़ों साल लगे हैं। अब जरा सोच के देखो, 300 करोड़ साल कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो क्या तुम? 1 साल 2 साल 3 साल गिनते बैठो एक बार, 300 करोड़ साल दिमाग में सोच के देखो। और कितनी जनरेशन हो गई होंगी, कितने म्यूटेशन हो गई होंगी, कितनी गलतियां हुई होंगी, कितनी चीजें खत्म हो गई होंगी, कितने ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए होंगे। इसका अंदाजा लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। 300 करोड़ साल एक बार कॉपी पेन में लिख के बैठना कितने जीरो हैं उसके बाद। और इतने साल जब नेचर को दोगे तो क्यों नहीं कर सकती नेचर? कमाल का काम नहीं कर सकती क्या? नेचुरल सिलेक्शन क्या काम करता है भाई? जो फायदे वाली चीज है उसको पास ऑन करता रहता है कि म्यूटेशन आया भाई, फायदा कर रहा है, इसको पास ऑन करते जाओ। जो बेकार लगा भाई वो हटा दिया गया बाद में, कुछ समय बाद, कुछ जनरेशंस के बाद। साथ ही साथ सेक्सुअल सिलेक्शन को वो इग्नोर कर देते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन अगर आपने पढ़ा है अपनी बायोलॉजी किताब में कि किस तरीके से फीमेल है या फिर वो मेल है वो चूज करता है या उसको पसंद आता है अपना पार्टनर, क्योंकि कोई म्यूटेशन ऐसा होता है जिसके कारण वो अट्रैक्टिव लगने लग जाता है या फिर वो सिग्नल करने लग जाता है कि भाई मेरे जीन्स बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि अब पीकॉक का बहुत एग्जांपल आप देखते ही होंगे कि भाई वो पंख जो होते हैं उसके बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उससे फीमेल अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन यार वो शिकारी को तुरंत दिख जाएगा कि भाई ये देख नाच रहा है यहाँ पे, इसको पेल दो, खा जाओ इसको। तो इसके लिए तो नुकसान है ना भाई। तो इवोल्यूशन देखो कोई इंटेंट नहीं था इसका कि भाई मुझे तो इसको इतना हैंडसम बना देना है। नहीं, हैंडसम तो बनाया ठीक है भाई, तो अपने जीन्स पास ऑन कर पाएगा, पर भाई प्रेडेटर का क्या? तब क्या होगा जब तू नाच रहा होगा और पीछे से कोई आ जाएगा खाने तेरे को, कोई लोमड़ी आ जाएगी खाने तेरे को। तो इवोल्यूशन को कोई इंटेंट नहीं है, उसका काम था भाई ये म्यूटेशन अच्छा है जिसके कारण इसको भाई रिप्रोडक्शन करने को मिल रहा है, इसको मेटिंग करने को मिल रहा है, इसको रख लेते हैं। तो इवोल्यूशन का कोई पर्पस नहीं था। फिर रिचर्ड डॉकिंस एग्जांपल देते हैं बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि आंखों का एग्जांपल। एक आंख जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स, आपको पता है, मतलब इतना अच्छा कैमरा नहीं बना सकता जितना अच्छी हमारी आंख है। इसको देखने के बाद ना इंसान रह जाता है हैरान कि भाई नहीं ये तो गॉड ने बनाया होगा भाई, पूरी मान लेते हैं इवोल्यूशन ने सब कुछ किया, पर इसको तो गॉड पे छोड़ दो यार, ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। लेकिन फिर वही बात है, फिर हम वही सोच जाते हैं कि यार हमें लगता है कि एक बार में सब कुछ हो गया। अगर तुम कभी टाइम मिले ना जाके ना इवोल्यूशन ऑफ आई को पढ़ना, इवोल्यूशन ऑफ आई कि आंख कैसे बनी, तो जो सबसे सिंपल आंख थी वो सिंपल इतनी थी बस, उसमें उसका काम इतना था कि वो अंधेरे और रोशनी में फर्क कर पाए। भाई अंधेरा दिखेगा, शैडो आई, तो सीधी सी बात है भाई कोई है बैठा है भाई, प्रेडेटर है कोई। भाई अंधेरा हो रहा है तो मैं समुद्र में नीचे जा रहा हूँ, या फिर रोशनी आ रही है तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो इससे वो आइडिया लगा पाते थे कि उनको कितना ऊपर जाना है सूरज की तरफ और कितना नीचे जाना है। तो इस तरीके की आंख होती होगी पहले, और उसके बाद म्यूटेशन होते गए, कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती गई, कुछ चीजें रिमूव होती गई। और ऐसा नहीं होता कि इवोल्यूशन आपको कोई चीज बना के दे रहा है किसी ऑर्गेनिज्म को तो उसका यूज पहले से डिसाइडेड होता है कि हाँ भाई इसको तो मैं ये दे दूंगा। मान लो चिड़िया वगैरह को पंख दे दिए कि हाँ भाई उड़ो तुम अब, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। पंख पहले उनको कोल्ड वेदर से बचाने के लिए थे, बाद में भैया उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई इसका यूज ऐसे भी किया जा सकता है, इससे हम लिफ्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, हवा का यूज करके उड़ सकते हैं। तो कोई इंटेंट नहीं था, वो तो ऑर्गेनिज्म ने बाद में फिगर आउट किया कि ऐसा कर सकते हैं। अगर इंटेंट होता तो रेटिना उल्टा नहीं होता हमारा भाई, ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता। तो गलतियां हुई हैं। ब्लाइंड वॉचमेकर भाई मुझे लगता है कि पढ़नी चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें इवोल्यूशन को लेकर बहुत सारे डाउट है तुम्हारे दिमाग में, पहली बात। और दूसरी बात, अगर तुम ये मानते हो कि गॉड ने हमें बनाया तो भी तुम्हें एक बार पढ़नी चाहिए, एक बार देखना चाहिए भाई क्या आर्ग्यूमेंट है रिचर्ड डॉकिंस का, कि भाई क्या क्यों कह रहे हैं वो। अगर तुम्हें इवोल्यूशन में इंटरेस्ट है भाई तो मैं बोलूंगा द सेल्फिश जीन सबसे पहले पढ़ो और उसके बाद द ब्लाइंड वॉचमेकर पढ़ो। ये 2 किताबें भाई क्लियर कर देगी तुम्हारी बहुत सारे डाउट को कि किस तरीके से इवोल्यूशन ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम चाहते हो मैं किसी और बुक के ऊपर डिस्कशन करूँ तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में उसका नाम। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।